नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरटी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सब मूवीज़ देखते हैं और हम सब मूवीज़ के बहुत शौकीन भी होते हैं। कोई ना कोई मूवी हमारी ज़िंदगी का एक इंस्पिरेशन भी बनती है। और आपको एक बात बता दूँ, मूवीज़ हमेशा दो चीज़ें सिखाती हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज़ें जो हमें इंस्पायर करती हैं, जिनसे हम बहुत अच्छी चीज़ें सीखते हैं, और वहीं पर कुछ लोग मूवीज़ से नेगेटिव चीज़ें भी सीखते हैं, क्राइम करना भी सीखते हैं। क्योंकि मूवी में हमेशा दोनों चीज़ें रहेंगी, या तो आप पॉजिटिव सीखेंगे या नेगेटिव सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे ज़रूर। इंस्पायर ज़रूर करती हैं वो, चाहे हमें नेगेटिविटी की तरफ इंस्पायर करें या पॉजिटिविटी की तरफ। लेकिन एक बात कहती हूँ, अगर हम किसी मूवी से कुछ पॉजिटिव सीखते हैं तो दोस्तों हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो बहुत, कहते हैं ना, पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आती हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम किसी मूवी से कुछ नेगेटिव सीख रहे हैं, कुछ गलत करना सीख रहे हैं, तो वो भी रिज़ल्ट देती हैं, लेकिन वो रिज़ल्ट हमेशा कुछ खतरनाक होता है। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मूवीज़ देखकर क्राइम करने के लिए इंस्पायर होते हैं। तो सिर्फ मेरा एक मोटो है ये बताने का कि जब मूवी डायरेक्टर बनाता है तो वो सीन खुद डालता है, वो ये बताता है कि इस क्राइम से, इस क्रिमिनल को बचाने के लिए ये चीज़ें रखी जाएंगी, कहाँ पर वो बचेगा, कहाँ पर वो नहीं बचेगा, कहाँ पर वो पकड़ा जाएगा। और एंड ऑफ द मूवी क्रिमिनल हमेशा या तो मारा जाता है या पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन जो लोग मूवीज़ से नेगेटिविटी की तरफ इंस्पायर होते हैं वो ये भूल जाते हैं कि मूवीज़ में भी एंड हमेशा क्रिमिनल के अगेंस्ट ही होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं मूवीज़ की इतनी बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि दोस्तों कल मैंने आपको एक वारदात सुनाई थी और वो वारदात मदर इंडिया मूवी से रिलेटेड थी। लेकिन वो जो वारदात थी वो बड़ी ही इंस्पायरिंग वारदात थी। एक ऐसी वारदात जिसमें एक माँ को सलाम करना चाहिए। और आज की भी जो वारदात है वो वारदात है कि एक इंसान कैसे एक मूवी से इंस्पायर होता है और कैसे क्राइम करता है और उसका रिज़ल्ट फिर नेगेटिव ही होता है, हमेशा गलत ही होता है। गलत काम का रिज़ल्ट कभी पॉजिटिव नहीं होता। मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरा मकसद बताना ही नहीं, बचाना भी है। और हकीकत दोस्तों यही है, मेरे, आपके और क्राइम के बीच में फासला सिर्फ उतना है कि हम सतर्क कितने हैं और सावधान कितने हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए जस्टिस फॉर क्राइम। वारदात शुरू करूँ उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप इस परिवार में नए हैं और पहली बार चैनल को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आपकी कोई राय है, कोई सजेशन है, तो खुलकर कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, एप्लीकेबल होगा। तो इसके साथ ही सवाल जवाब का सिलसिला सबसे लास्ट में होगा। जीके के बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होते भी हैं वो, तो बिल्कुल जुड़े रहिए और वीडियो में लास्ट तक देखते रहिए और देखिए कि आज का सवाल क्या है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। वारदात है हरियाणा की। हरियाणा की एक जेल में एक लड़का है जो बंद होता है। क्रिमिनल है और काफ़ी खूंखार क्रिमिनल है। उस पर लगभग 30 केस जो हैं वो दर्ज हैं और वो एक मर्डर के केस में जेल में था और उसको उम्र कैद की सज़ा हुई थी। नाम है देवेंद्र की वहीं जेल में ही दो और लोगों के साथ मुलाकात होती है और उसके साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वो तीनों मिलकर जेल से भागने का प्रोग्राम बनाते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वो जेल से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब वहाँ से जब भागते हैं, भागने के बाद वो दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली में एक जगह पर कमरा लेकर रहते हैं और अपना नाम बदल लेते हैं। इसके बाद देवेंद्र के दिमाग में आता है कि बस अब क्राइम नहीं करना है, अब अपनी ज़िंदगी को सेटल करना है। एक ऐसा लाइफ पार्टनर देखना है जो एटलीस्ट मेरे लिए लॉयल हो और हम दोनों अच्छे से प्यार से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। उसका सपना ये भी था कि शादी करके वो नेपाल चला जाएगा और वहीं पर ही अपनी पत्नी के साथ अपनी घर गृहस्थी बसाएगा। क्योंकि चूँकि क्रिमिनल था, क्रिमिनल मेंटलिटी वाला था और पीछे से हरियाणा में भी उसने काफ़ी आतंक मचाया हुआ था, तो घर वाले भी उसके अगेंस्ट ही थे। घर वाले भी उसको कोई खास सपोर्ट नहीं करते थे। तो उसने सोचा यही कि शादी करेगा और नेपाल चला जाएगा और अपनी पत्नी के साथ अच्छे से ज़िंदगी वहीं पर ही बिताएगा। एक दिन
वो घूमते घूमते कनॉट प्लेस पहुंचता है। कनॉट प्लेस में घूमते घूमते उसकी एक लड़की पर नज़र पड़ती है और उसकी आंखें जो हैं वो उस लड़की पर ठहर जाती हैं। लड़की एक किसी मेल फ्रेंड के साथ आई हुई थी। संडे का दिन था तो वो देखता रह जाता है, थोड़ा बहुत उसका पीछा भी करता है और उसके बाद डिसाइड कर लेता है कि मैं इसी लड़की के साथ अपनी गृहस्थी बसाऊंगा। और वो लड़की से एक तरफा प्यार करने लग जाता है। और प्यार देखिए, डिवोशन देखिए, डेडिकेशन देखिए। लड़की के घर तक पहुंचता है और ये पता करता है कि लड़की यहाँ की रहने वाली है। पहली नज़र का प्यार था, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि ये वही लड़की है जिसके साथ वो शादी करेगा और नेपाल में जाके अपने घर गृहस्थी बसाएगा। वो लड़की कोई और नहीं, उस लड़की का नाम दीप्ति सरना, जो गाजियाबाद की रहने वाली थी। वो कनॉट प्लेस में सिर्फ घूमने आई हुई थी। देवेंद्र उसका पीछा करते करते गाजियाबाद तक जाता है और उसके एड्रेस पर पहुंचता है। उसके बाद उसका डेली का रूटीन था कि डेली वो जाता था और ये देखता था कि दीप्ति कब निकलती है, कहाँ जाती है, कैसे जाती है और उसका डेली का रूटीन क्या है। वो सारी चीज़ें बड़ी ही शिद्दत से फॉलो करने लग गया। लगभग 150 दिन उसने दीप्ति को फॉलो किया और दीप्ति की एक एक चीज़ उसने पता की। उसने पता किया कि दीप्ति गाजियाबाद में अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। इसके अलावा वो गुरुग्राम में एक स्नैपडील कंपनी है, वहाँ पर वो जॉब करती है। कितने बजे वो घर से निकलती है और कितने बजे वो ऑफिस से निकलती है, ऑफिस के बाद वो कैसे आती है। चूँकि दिल्ली जो है वो मेट्रो शहर है, तो वो मेट्रो से ही मोस्टली आती जाती थी, लेकिन ऑफिस से मेट्रो तक आने के लिए वो ऑटो का सहारा लेती है। और वहीं पर गाजियाबाद में भी घर से मेट्रो स्टेशन के लिए वो ऑटो का सहारा लेती है। तो देवेंद्र को ये पता लग गया कि उसका जो रूटीन है वो क्या है। एक एक चीज़ उसने ऑब्जर्व की, एक एक चीज़ उसने नोटिस की उसकी। इसके बाद उसने अपने 2 दोस्तों से बात की कि मुझे ऑटो लेना है। अब दोस्त पूछते हैं कि ऑटो क्यों लेना है, तो वो कहता नहीं, ऑटो में बहुत फ़ायदा है। अगर एक बार ऑटो ले लिया तो ये समझो कि दिल्ली शहर में ना पैसा बहुत है ऑटो करके, तो इसलिए अब मैंने ये जुर्म की दुनिया छोड़ देनी है। दोस्त भी एग्री हो जाते हैं और देवेंद्र 2 ऑटो पर खरीदता है। 150 दिनों तक फॉलो करने के बाद फाइनली देवेंद्र जब ऑटो लेता है तो कभी वो उसके घर के बाहर लगा देता, कभी वो शाम को उसके ऑफिस के बाहर लगा देता। इस तरीके से देवेंद्र कोशिश करता कि जो दीप्ति है वो उसके ऑटो में बैठे। सुबह का टाइम होता था, दीप्ति को चलो खाली ऑटो मिल जाता था तो वो फटाफट बैठ जाती थी क्योंकि उसको जल्दबाजी होती थी। लेकिन शाम के टाइम दीप्ति जो है कोशिश यही करती थी, वो उन्हीं ऑटोज में बैठती थी क्योंकि शाम का टाइम मोस्टली अंधेरा सा हो जाता है जब वो निकलती थी, क्योंकि उसका टाइमिंग जो था वो 7 साढ़े 7 के बीच का था। तो जब वो निकलती थी अंधेरा सा हो जाता तो वो कोशिश यही करती थी कि वो उस ऑटो में बैठती जिस ऑटो में पहले से ही लड़कियाँ बैठी होती थी। हफ्ते में 1-2 बार ही हुआ होगा कि दीप्ति जो है वो देवेंद्र की ऑटो में बैठी हो, लेकिन देवेंद्र के लिए यही सफिशिएंट था कि एटलीस्ट उसको वो उसकी ऑटो में बैठती तो है। वो कभी उसको ये भी जाहिर नहीं होने देता है कि वो उसको स्टॉक कर रहा है या उसकी नज़र दीप्ति पर है, कभी भी महसूस नहीं होने देता। अब तो वो ये भी कोशिश करने लग गया कि वो रोज़ शाम को ऑफिस के बाहर ऑटो लगाने लग गया और कोशिश वो ये करता कि दीप्ति के आने से पहले उस ऑटो में ऑलवेज 1-2 लड़कियां जो हैं वो ऑटो में बिठा लेता, ताकि कम से कम अगर दीप्ति आएगी तो वो ये देखेगी कि ऑटो में 1-2 लड़कियां बैठी हुई हैं और वो भी फिर ऑटो में बैठ जाएगी। और होता भी यही, क्योंकि दीप्ति देखती कि अच्छा इस ऑटो में 1-2 लड़कियां बैठी हुई हैं तो वो भी ऑटो में बैठ जाती। और इस तरीके से वो इतने में ही सेटिस्फाइड था। इवन उसके ऑब्जर्वेशन देखिए, उसको ये तक पता था दीप्ति के बारे में कि दीप्ति का फेवरेट चिप्स क्या है। नोटिस देखिए उसने कितना डीपली उसको नोटिस किया। एक तरफ देवेंद्र था जो स्टॉक पे स्टॉक किए जा रहा था और एक तरफा प्यार था, एक तरफा प्यार का जुनून था, लेकिन दूसरी तरफ दीप्ति थी जो इन सब से बेखबर थी और अपने काम से काम। इसी तरीके से समय निकलता है और बात आ जाती है 10 फरवरी 2015 की। 10 फरवरी 2015 को गुरुग्राम के ऑफिस से शाम को दीप्ति घर के लिए निकलती है। निकलने के बाद एक ऑटो में देखती है कि एक ऑटो में ऑलरेडी एक लड़की बैठी हुई है और वो उस ऑटो में बैठ जाती है। ऑटो थोड़ी दूर ही जाता है कि वो पंचर हो जाता है। जब ऑटो पंचर होता है तो ऑटो वाला कहता है कि मैडम पंचर हो गया है ऑटो, आप एक काम करिए, आप ऑटो से उतर जाइए, मैं दूसरा ऑटो करवा देता हूँ। थोड़ी देर में ही देखते हैं कि
एक ऑटो सामने से आ रहा है, वो ऑटो और किसी का नहीं, देवेंद्र का ही था, और उसको चला भी देवेंद्र रहा था। जब वो ऑटो आता है उसमें ऑलरेडी 2 लोग बैठे हुए थे आगे, तो दीप्ति और जो लड़की थी दूसरी, वो दोनों उसमें बैठ जाते हैं और वो ऑटो चल पड़ता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ऑटो जो है वो दूसरे रास्ते पर, एक सुनसान रास्ते पर मुड़ जाता है। अब दीप्ति और वो लड़की दोनों शोर मचाने लग जाते हैं। तो वो जो 2 लड़के होते हैं वो चाकू की नोक पर उन दोनों को चुप करवाते हैं, और दोनों को चुप करवाने के बाद बोलते हैं कि अगर शोर किया तो दोनों का यहीं पर ही कत्ल कर दिया जाएगा। इसके बाद थोड़ी दूर ले जाने के बाद एक सुनसान एरिया को देख के वो दोनों को उतारते हैं, और जो दूसरी लड़की थी उस लड़की को डरा के चाकू दिखाते हैं, उसको डराते हैं कि अगर तुमने ये बात किसी को कही तो तुम्हारा खून कर दिया जाएगा, और हमें पता है कि तुम कहाँ रहती हो। वो लड़की वहां से भाग जाती है। दीप्ति भागने की कोशिश करती है, लेकिन दीप्ति को पकड़ लिया जाता है और वापस ऑटो में बिठा दिया जाता है। जैसे ऑटो में बिठाया जाता है उसकी आंखें बंद कर दी जाती हैं, एक पट्टी बांध दी जाती है और उसके हाथ पीछे की तरफ बांध दिए जाते हैं। अब दीप्ति को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि जो किडनैपिंग है वो सिर्फ मेरे लिए की गई है, मेरी ही किडनैपिंग होनी है। जब उसके हाथ बांध रहे थे उससे पहले वो क्या करती है, फ़ोन निकालती है और फ़ोन से अपने पापा को फ़ोन लगाती है, और पापा को फ़ोन लगाने के बाद बोलती है कि पापा मुझे बचा लो, एक ऑटो वाला मुझे किडनैप करके लेके जा रहा है। जब दीप्ति जो है, दीप्ति फ़ोन कर रही थी तो लड़के आते हैं, फ़ोन छीनते हैं, उसका बैग छीनते हैं और बैग आगे रख लेते हैं, और फ़ोन जो है, फ़ोन भी आगे अपने पास स्विच ऑफ करके रख लेते हैं। अब दीप्ति की आंखें बंद है, उसको पता ही नहीं है कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ नहीं जा रहा है, और उसी की चुन्नी जो है उसके मुंह पर ठूस दी जाती है ताकि वो आवाज़ भी ना कर सके। हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए हैं। अब दीप्ति को ये पता चल रहा है कि ऑटो जा रहा है। इधर वो लड़की जो है, लड़की वहां से भाग कर जाती है और एक ऑटो वालों से कहती है भैया फटाफट पुलिस स्टेशन लेकर चलो, एक लड़की किडनैप हो गई है, मुझे उसकी कंप्लेन लिखवानी है। ऑटो वाला फटाफट उस लड़की को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। यहाँ पर जो कि पेरेंट्स के पास फ़ोन पहुँच गया था और इतनी देर तक दीप्ति आई नहीं थी, तो वो भी पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। वो अलग एरिया में कंप्लेन करते हैं और वो लड़की जो है वो अलग एरिया में कंप्लेन करती है, लेकिन पुलिस एक्टिव रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर काबिले तारीफ पुलिस की एक्टिविटीज़ थी कि वो ऑन द स्पॉट फटाफट एक्शन लेते हैं। जब तक वो एक्शन लेते हैं तब तक यहाँ देवेंद्र जो है ना, वो ऑटो से दिल्ली बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर लेते हैं और हरियाणा के गांव में ले जाकर एक सुनसान सा, जो कि पहले से ही देख रखा था, एक खंडर टाइप का घर था, वहां पे ले जाके दीप्ति को रख दिया जाता है। वो जो 2 लड़के थे, उन 2 लड़कों को देवेंद्र वहां से भेज देता है और कहता है इसके पास सिर्फ मैं ही रहूँगा। वो अपने 2 दोस्तों को ये कहकर इसकी किडनैपिंग करवाता है दीप्ति की कि मुझे एक सुपारी मिली है, मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे यहाँ से, और किसी ने मुझे बोला है तो इसलिए हम इस लड़की की किडनैपिंग कर रहे हैं। वो इन सब चीज़ों के बारे में अपने वो 2 दोस्त थे उनको बताता ही नहीं है। वो दीप्ति का पूरा ख्याल रखते हैं, दीप्ति को खाना समय पर देते हैं, दीप्ति को मतलब किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होने देते हैं। यहाँ तक होता है कि देवेंद्र दीप्ति के हाथ भी खोल देता है ताकि वो फ्री रहे, लेकिन वो उसको एक चीज़ कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागी या भागने की कोशिश की, 2 लोग हैं ये जान से मार देंगे। दीप्ति उससे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे किडनैप करके यहाँ क्यों रखा है? तो वो कहता है कि तुम्हारा ही कोई खास है जिसने मुझे तुम्हें किडनैप करने की सुपारी दी है, और उसने ही कहा है और उसने बहुत पैसे देने का वादा भी किया है, और तुम्हारा कोई अपना ही है जो तुम्हारा बहुत करीबी है। दीप्ति की तरफ उसको उसके जो मेल फ्रेंड है उसके लिए शक पैदा करना था। दीप्ति सोचती है लेकिन वो कर कुछ नहीं रह पा रही थी। इधर दूसरी तरफ पुलिस जब एक्शन में आती है तो पुलिस को जब पता लगता है कि ऑटो, तो वो उस रूट से, जिस रूट पे उसका किडनैप हुआ था, तो पुलिस उस रूट से आती है और पता करती है कि आखिर वो किसका ऑटो था। तो जो और ऑटो खड़े हुए थे वो कहते हैं कि साहब अभी नया ही ये ऑटो आना शुरू हुआ है, इससे पहले इसको हमने कभी नहीं देखा। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, आरटीओ से जो अभी लेटेस्ट, और ऑटो वाले ये भी बताते हैं कि जो ऑटो है वो नया है, मतलब नया परचेज किया गया है। तो पुलिस वाले आरटीओ से जो अभी लेटेस्ट ऑटो निकले हैं उनकी इन्फॉर्मेशन निकालती है। जब उनकी इन्फॉर्मेशन निकालती है तो पता चलता है कि चूंकि देवेंद्र अपना नाम बदल चुका था, तो जो बदला हुआ नाम है उस नाम से ऑटो वाले का पता चलता है, चूंकि स्केच जो है वो ऑटो वालों से बनवा चुकी थी पुलिस। अब दिल्ली के जिस एड्रेस पर देवेंद्र ने अपना नाम बदल के जो ऑटो लिया था, पुलिस उस एड्रेस पर जाती है, लेकिन उस एड्रेस पर ताला लगा होता है। अब पुलिस के हाथ फिर खाली, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि दीप्ति को ढूंढें कैसे।
ये 3 दिन गुजर जाते हैं और 3 दिन जो ये दीप्ति के गुजरते हैं बड़े ही टेरेबल गुजरते हैं। वो जो 2 दोस्त हैं वो देवेंद्र के सामने ही उसको कहते हैं कि यार लड़की इतनी सुंदर है, इसके साथ एक काम करते हैं, कौन सा हमें वो करना है कि हमें सबूत देना है, हमारा भी मन करता है उसके साथ दरिंदगी करने का। लेकिन देवेंद्र मना कर देता है। कई बार तो देवेंद्र का उन 2 दोस्तों के साथ झगड़ा होता है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो थप्पड़ भी लगा देता है उन 2 दोस्तों को। ऐसे करके 3 दिन तो गुजर जाते हैं। लेकिन 3 दिन के बाद वो हमेशा एक ही चीज़ कहता है देवेंद्र की अब फिरौती की रकम आएगी, मैं उससे बात कर रहा हूँ जिसने फिरौती की रकम देनी है। इस तरह से जब 3 दिन गुजर जाते हैं तो इसके बाद देवेंद्र दीप्ति के पास आता है और कहता है कि मैंने 3 दिन तो तुम्हें बचा के रखा है, लेकिन अब मैं तुम्हें और नहीं बचा पाऊंगा। तो दीप्ति को भी सॉफ्ट कॉर्नर था उस देवेंद्र के लिए, इसलिए क्योंकि वो बड़ा ख्याल रखता था दीप्ति का उस ड्यूरेशन में, उसको टाइम से खाना देना, उसका टाइम से ख्याल रखना कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि उसने हाथ भी खोल दिए और वो बड़े अच्छे से उससे फ्रेंडली बात भी करता था। तो दीप्ति का थोड़ा सा डर कहीं ना कहीं दूर हुआ। उसके बाद देवेंद्र कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं रख पाऊंगा यहाँ पे, तो इसलिए बेटर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो उसको वहाँ से लेकर जाता है और लेकर जाने के बाद पास के रेलवे स्टेशन में लेकर जाता है और वहाँ पर थोड़ी दूर में जाके उसकी पट्टी खोल देता है। उसको रेलवे स्टेशन में ले जाके दिल्ली के लिए जो ट्रेन होती है उसमें बिठा देता है। ट्रेन में बिठाने के बाद जैसे ही दीप्ति ट्रेन में बैठती है तो उसकी सांसों में सांस आती है, पर फिर भी उसको डर लग रहा था। ट्रेन में बैठती है, ट्रेन चल पड़ती है तो एक कोई और पैसेंजर बैठा हुआ था, उससे फ़ोन लेती है और अपने घर पर अपने पापा को फ़ोन करते और बताती है कि मैं ऐसे ऐसे करके रेलवे स्टेशन से निकल चुकी हूँ और मैं दिल्ली पहुँच रही हूँ। अब जब पेरेंट्स ये बात सुनते हैं तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि उनका बच्चा जिंदा है, सही सलामत है। वो लोग भी रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं और रेलवे स्टेशन में उनको उनकी बेटी मिलती है और वो साथ के साथ वहीं से सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं। अब जब पुलिस वालों को ये बात पता लगती है तो पुलिस दीप्ति से पूछते हैं कि आखिर उन्होंने तुम्हारा किडनैप क्यों किया। दीप्ति खुद भी नहीं बता पाती है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गई। जब वो रेलवे स्टेशन में बिठा रहा था तो वो दीप्ति से एक बात पूछता है, एक सवाल पूछता है कि तुम यहाँ से दोस्त बनाकर जा रही हो या दुश्मन बना के जा रही हो, जो कि दीप्ति का बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर था देवेंद्र के लिए। उसको तो पता भी नहीं था कि ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो देवेंद्र ने की है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं दोस्त बनाकर जा रही हूँ। तो जब पुलिस स्टेशन में पुलिस पूछती है तो वो कहती है कि नहीं, 3 लड़के थे जिन्होंने मेरी किडनैपिंग की। 3 में से 2 तो बहुत ही खतरनाक थे, बहुत ही गलत बात करते थे, बहुत ही गंदी गंदी बातें करते थे, लेकिन उनमें से एक लड़का था जो मेरा बहुत ध्यान रखता था, मुझे समय पर खाना देता था, चाय देता था, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था और मुझसे बातें भी करता था और वो बहुत ही फ्रेंडली ट्रीट करता था मेरे साथ। तो वो बहुत ही अच्छा इंसान था। पुलिस पूछती है कि तुमने उसको देखा है, तो कहती नहीं, मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और मैं डर इतना गई थी कि मैं नहीं चाहती थी कि वो जो सॉफ्ट कॉर्नर उस लड़के के लिए है, मैं चाहती थी कि मैं इस तरीके से यहाँ से बच के निकल जाऊँ और इसलिए मैंने वो पट्टी ही नहीं खोली, कभी नहीं खोली। अब पुलिस वाले उस निशानदेही पर, चूँकि इस केस तो पहले ही बन चुका था, सर्च करती है, खबरियों को दौड़ाया जाता है और जब खबरी एक्टिव होते हैं तो उसके बाद ज़्यादा समय नहीं लगता। देवेंद्र और उसके जो 2 दोस्त हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर आया जाता है और पुलिस स्टेशन लेकर आने के बाद देवेंद्र से पूछा जाता है। जब देवेंद्र पूरी कहानी बताता है तो पुलिस भी हैरान थी। माना कि उसने क्राइम किया था, लेकिन जिस तरीके का क्राइम किया था पुलिस भी उससे कुछ नहीं कहती, ना उसको मारती है ना उसको कुछ कहती है। और जो उसकी सज़ा थी उसको वापस जेल भेज दिया जाता है और इसके बाद एक और केस उन तीनों के हिस्से आ जाता है, किडनैपिंग का भी। तो ये तो थी पूरी वारदात, ये है मूवी देखने का नतीजा। इसलिए दोस्तों मूवी तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि मूवी देखिए, लेकिन मूवी से इतने इंस्पायर मत होइए कि नेगेटिव चीज़ें करने के लिए आप प्रेरित हो जाएं, क्योंकि अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। दीप्ति को तब फाइनली ये पता चलता है कि जिसके लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर लेके बैठी हुई थी, असल में मेन किडनैपर तो वही था, प्लानिंग और प्लॉटिंग तो उसी ने की थी। ये थी पूरी वारदात। अब वारदात खत्म करूं उससे पहले वही सवाल जवाब का अपना सिलसिला। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, वेदों के अनुसार ये जो सृष्टि है
सृष्टि के रचयिता किसको कहा जाता है? शंकराचार्य जी को वेदों के अनुसार सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। तो ये तो था कल के सवाल का जवाब। अब बात आती है आज के सवाल की। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? फलों का राजा आम, बिल्कुल। तो अब आप ये बताइए, केला जो है ना, वो किस देश का राष्ट्रीय फल है? सर्च कीजिए और आंसर बताइए। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट का। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।